से 20 साल के बच्चे को अपने मदर और फादर की सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़े, तो यह क्या सीएएनआरसी नहीं है? ये डायरेक्टली है सीएनआरसी, सिटीजनशिप ही प्रूव करवा रहे हैं आप उनके मदर और फादर का। अगर है कि अगर आधार कार्ड फर्जी बने हैं तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लिए तय होती है कि फर्जी आधार कार्ड बने कैसे। वोटर लिस्ट फर्जी बने हैं, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की तय होती है। तो इसमें पब्लिक क्यों घिसे? आप जानते हैं बिहार का मौसम है। साथियों नमस्कार। बिहार की राजनीति गर्मा गई है उस एक फैसले से जो कि इलेक्शन कमीशन ने लिया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आने वाले बिहार चुनाव में अगर वोट देना है तो फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। चलिए वो तो दे ही देंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी अपने मां बाप के जन्म प्रमाण पत्र की और या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उनके जन्म स्थान या फिर जन्म तिथि को कंफर्म कर सके। आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं होगा जो कि एक सरकारी दस्तावेज है। तो फिर कोई व्यक्ति अपने जन्म का प्रमाण देगा कैसे, यह ज्यादा बड़ा सवाल है। बिहार की विपक्षी पार्टियां इस बात से गुस्साई हुई हैं कि अगर यह फैसला करना ही था, इस पूरे अभियान की शुरुआत जो कि नेशन वाइड होने वाला है वो बिहार से ही करने की क्या जरूरत थी। तेजस्वी यादव, पवन खेड़ा और लेफ्ट की तमाम पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल इलेक्शन कमीशन पे पहले भी खड़े होते आए हैं, वोटर लिस्ट के बारे में, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। क्या अब जवाब की उम्मीद है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव। बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कंचना जी, पहला सवाल तो यही है कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या फिर जन्म का कोई भी प्रमाण मांगा जा रहा है, इसमें समस्या कहां से आ जाती है? अगर बिहार के निवासी हैं, बिहार के वोटर हैं, तो प्रमाण दे दीजिए, पता चल जाएगा कि आप असली वोटर हैं कि नहीं है। नहीं धर्म जी, इसमें थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है। डेप्थ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सबको कंफ्यूज करके रखी है कि रिवीजन है क्या रिन्यू है। ये फिर से शुरू किया जाएगा स्टार्ट से, या तो जो लोग एडेड नहीं हैं उनको ऐड किया जाएगा और जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको निकाला जाएगा। और ये प्रोसेस जो है, जो ऐड नहीं है उनको ऐड किया जाएगा, जिनकी डेथ हो चुकी है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। ये प्रोसेस आप जानते हैं कि पूरे साल भर चलता रहता है। इलेक्शन कमीशन का अपना प्लेटफॉर्म है, वहां अप्लाई कर देते हैं लोग, साल भर चलता रहता है। और अब भी जनवरी फरवरी में ये प्रोसेस पूरा हुआ है। लेकिन समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि ये कह रहे हैं कि पूरा मीडिया हो और इलेक्शन कमीशन हो, बीजेपी हो, कंफ्यूजन पैदा कर रही है, तो हम तो इसको रिवीजन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जो फेक हो गए हैं इस तरीके से उनको निकालेंगे। दरअसल नए सिरे से पूरा इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा। नए सिरे से कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि लास्ट जो 2003 में हुआ था, और 2003 में जो हुआ था उस पूरे प्रोसेस को खत्म करने में 2 साल लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन को। और इस बार चुनाव आपको मालूम है 3 महीने बाद है, अनाउंस हो जी। जाएगा। और 3 महीने के अंदर आपको 1-2 महीने में ही ये पूरा प्रोसेस करवाना होगा नए सिरे से। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि घर घर जाएंगे, दरवाजा नॉक करेंगे, 3 बार नॉक करेंगे। अगर कोई है जिनका मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग कोई पर्सन है और उनका 2003 में नाम है, जिस इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है उसका प्रिंट आउट निकाल कर लगाकर उनको देना पड़ेगा। और ये फिर उनका फिर से नए सिरे से उनका नाम ऐड होगा। और जिनका नाम मान लीजिए 2003 में नहीं है, उनको क्या करना होगा? बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। आपको भी मालूम है कि कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है इंडिया में। ये बहुत ही हकीकत है कि पहले तो लोग हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे, अब तो हॉस्पिटल जाने लगे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बन जाता है। तो कितने लोग, आप उसके बाद आप कह रहे हो कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उनको उसको दिखाइए। या तो अब कितने लोगों के पास 2004, 5 और 2011 के आंकड़े को ले ले तो मैट्रिक भी सबके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो जो आज हर किसी के पास है? और उसको बनवाने के लिए अगर कोई ने फोर्स किया था तो आपने किया था, आपने बोला था वन नेशन होगा, एक आइडेंटिटी होगी। तो वन नेशन ने एक आइडेंटिटी सबने बनवा ली, अपने बैंक से लिंक करवा लिया, अपने फोन नंबर से लिंक करवा लिया, अपने आधार, हर आप एयरपोर्ट पर जाइए बिना आधार देखे आपको एंट्री नहीं देने देंगे। हर जगह जब मैंडेटरी कर दिए हैं तो आखिर में इलेक्टोरल रोल के लिए आधार मैंडेटरी क्यों नहीं है?
इसका मतलब आप ही कह रहे हो कि नहीं आधार फर्जी भी बने हैं। तो फर्जी अगर आधार बने हैं तो ये भी प्रॉब्लम अगर किसी को जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जाता है। आधार कार्ड जो बनाते हैं उनके पास, क्या आपने क्या वेरीफाई नहीं किया बनाते हुए आधार? क्या आपने, आप बार बार कह रहे हो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए उनके पास भी आधार कार्ड हो गया इसलिए आधार कार्ड अगर मान्य नहीं होगा, तो प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार तक आए कैसे? बॉर्डर की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। क्या बॉर्डर हमारा सुरक्षित नहीं है? अगर वहां तक आए, स्टेट गवर्नमेंट में 20 साल से पावर आपके पास है, 2003 में तो वेरीफाई हुआ था, तो क्या 20 साल में बिहार में घुसपैठिए घुस गए? इसका मतलब आप सीधे और सीधे अपने ऊपर भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों अटैक कर रहे हैं कि अगर आधार कार्ड फर्जी बने हैं तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लिए तय होती है कि फर्जी आधार कार्ड बने कैसे। वोटर लिस्ट फर्जी बने हैं, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की तय होती है। तो इसमें पब्लिक क्यों घिसे? आप जानते हैं बिहार का मौसम है, बिहार में बाढ़ का जो है सीजन आ रहा है। हर महीने जून जुलाई लास्ट आते आते तो पूरा ऐसा लगता है कि 70-80% बिहार फ्लड से डूब जाता है। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। तो जहां विस्थापित होकर जाएंगे वो अपना डॉक्यूमेंट बचाएंगे, अरे अरे हमको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, कि अपने लोग खाने के लिए सरकार को पैकेट भेजना पड़ता है 2 वक्त खाने के लिए, वो लोग अपना सर्टिफिकेट बचा के रख पाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट। और इसमें भी सुनिए 3 कैटेगरी है, जिनका एज 40 के ऊपर है और जिनका एज 40 के नीचे है, मतलब जो 38 से 40 साल के हैं उनका अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो देना होगा, अपना सिटीजनशिप सिर्फ जो है वो साबित करना होगा। और जो 20 से 38 साल के हैं उनको अपने के साथ साथ अपने एक पेरेंट का सिटीजनशिप जो है वो साबित करना होगा। और जो 20 के 18 और 20 साल की उम्र में है उनको अपने दोनों पेरेंट का सिटीजनशिप साबित करना होगा। उसके लिए उनका डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। कहाँ से लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट? आप 1.5-2 महीने के अंदर में इस सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पब्लिक कहाँ से लेकर आएगी? बाढ़ का मौसम है और जो गरीब, आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, राज्यसभा में हमारे सांसद संजय जी ने पूछा था कि कितने बिहार के लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में गए हैं या बाहर गए हैं। ये सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ लोग माइग्रेट करके बाहर गए हैं, या तो इंडिया में दूसरे स्टेट में गए हैं या फॉरेन गए हैं। आप उन 3 करोड़ को इसी 2 महीने के अंदर में, 1 महीने के अंदर में कैसे बिहार बुलाएंगे? और वो फ्लाइट पकड़ेंगे, बिहार आएंगे, अपने घर आएंगे, आप जिस समय उनके घर होंगे वो उसी समय अपना वेरीफाई कराएंगे। कई तो पूरे परिवार समेत माइग्रेट होकर चले गए हैं। वोट देना होता है तो क्योंकि उसमें लंबा समय होता है, जब तक ऐलान होता है, जब फिर वोटिंग का डे होता है, तो कुछ लोग जाकर वोट करते हैं। तो आप स्टेट की पूरी मशीनरी का उपयोग करोगे एक तरीके से, और वही मशीनरी जैसे स्कूल के टीचर हो गए जो पढ़ा रहे हैं, वही सब होते हैं, और उन्हीं का फिर आप इलेक्शन में यूज करोगे, इलेक्शन में उनको फिर काम में लगाओगे। आप एक बार पूरा इलेक्टोरल रोल न्यू सिरे से बनवा रहे हो, फिर इलेक्शन में फिर उनको लगाओगे। वो टीचर हैं, उनकी प्राइमरी ड्यूटी टीचिंग करानी है। और अगर आपको ये काम कराना ही था तो लोकसभा जैसे ही खत्म हुआ तुरंत आप करवा देते। आखिर में अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, आपको किस वोटर पे आपको लग रहा है फर्जी वोटर हैं? ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि प्लान्ड है। और पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जो अभी खुले रूप में जो है इलीगल तरीके से की है, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम हटा दी, किसी का फर्जी नाम जोड़ दिया, और इनको मालूम है कि अगर ये इलाके का वोटर इनको तो जाएगा नहीं, तो फिर वोट से हटा दिया। यही काम आप वहां पर लीगली करना चाहते हो। जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में इलीगल तरीके से किया, बिहार में वही काम ये लीगली करना चाहते हैं, एक पूरा लीगल सिस्टम बना के, जबकि इसमें इतने लूप होल से पॉसिबल ही नहीं है। जो काम 2003 में 2 साल में हुआ, आप 2 महीने में कैसे कर सकते हो? ये सवाल तो उठेगा। और 3 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं, आप उनका नाम कैसे ऐड कराओगे? ये सारी प्रॉब्लम है जिनका हम सवाल पूछेंगे। बात सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट की नहीं है, बात इंटेंशन की भी है यहाँ पर। जी जी कंचना जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लगभग सिमिलर बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक बात और ऐड की। वो कह रही है कि इस पूरे प्रोसीजर के जरिए बैकडोर से एनआरसी की एंट्री करवाई जाएगी, कि आप एक बार फिर से अपनी सिटीजनशिप जो है उसको प्रूफ कीजिए, अपने वोट के अधिकार को प्रूफ कीजिए, और उसके बाद जब बिहार चुनाव बीत जाएगा, बंगाल में भी ये पूरी प्रक्रिया करने की कोशिश की जाएगी। क्या एनआरसी से कनेक्शन आप या फिर आपकी पार्टी इसको देख रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया की? नहीं, आप खुद सोचिए, अगर किसी 18 से 20 साल के बच्चे को
अपने मदर और फादर की सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़े, तो यह क्या सीए एनआरसी नहीं है? ये डायरेक्टली है सीएनआरसी, सिटीजनशिप भी प्रूव करवा रहे हैं आप उनके मदर और फादर का। अगर कोई 20 से 38 साल का है तो एक पेरेंट का आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, पेरेंट का बर्थ सर्टिफिकेट। कितने पेरेंट का बर्थ सर्टिफिकेट है? हमारी जनरेशन के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट मुश्किल से 2 और 3% के पास भी नहीं होगी इंडिया में। आप उनके पेरेंट का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हो, उनके पेरेंट का आप जो है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट मांग रहे हो। क्या पढ़े लिखे हुए थे उस समय? तो आप कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर रहे हो कि सीए एनआरसी डायरेक्टली नहीं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सीए एनआरसी लागू हो रहा है। सही है ये, इसमें क्या दो राय है? अगर जिस आपने इलेक्शन कमीशन ने अगर सिटीजनशिप मदर और फादर का मांगा है इलेक्टोरल रोल के लिए, डॉक्यूमेंट पर्सन का मांगा जाता है ना, मदर और फादर का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो आप वही सीएनआरसी ही लागू कर रहे हो आप। तो एक तरीके से वही, अगर ममता बनर्जी जी कह रही है कि सीएनआरसी हो रहा है, तो वो सीएनआरसी ही हो रहा है। सिटीजनशिप प्रूव करना ही तो है सीएनआरसी। जी जी, इसी तरह की सिमिलर बातें लगातार बिहार से निकल के आ रही हैं और बिहार में 3 महीने में चुनाव भी है। आपका गठबंधन अ, सशक्त तरीके से, मजबूती से इस बात को उठा रहा है कि वोटर लिस्ट को घटाने की, वोटों को काटने की प्रक्रिया है। कितनी, क्या क्या प्रूफ हो सकता है इस बात का कि आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप वोट काटना चाहते हैं, और वो भी वो वोट काटना चाहते हैं जो एंटी बीजेपी है? आप महागठबंधन का ये स्टैंड है। अगर आप इनकी भाषा सुने भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सीधे और सीधे एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने जो खेला किया, वोट परसेंटेज बढ़ा डायरेक्टली एकदम, शाम से रात में 10 बजे तक कुछ और आता है, 8 से 10%, 12% बढ़ जाता है। बार बार इस पर आवाज उठाया गया कि इतना वोट जो है लोकसभा से विधानसभा में 40 लाख का वोट का अंतर इतना कैसे हो गया है? तो ये सारे सवाल जब उठाए गए, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब जब इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि मोदी जी 170 भाषण देते हैं, उसमें 110 में हेट स्पीच होता है, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन पे जब इलेक्शन एकदम सर पे हो, 2-3 महीने हो, और उसी में आप इलेक्टोरल रोल को नए सिरे से बनवा रहे हो, और ऐसे आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो कि जो डॉक्यूमेंट किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा, खासकर गरीब के पास। आप बिहार के जो है कि गरीब जनता के पास चले जाइए, उनके लिए मैटर क्या करता है, खाने की 2 जून की रोटी मिल जाए, वो सर्टिफिकेट अपने फादर के और किसके बना के रखे। इसमें इसमें समझिए कि क्या कैसे बिहार डिवाइड हो जाएगा। बिहार ऐसे डिवाइड हो जाएगा, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कई जनरेशन से सशक्त लोग हैं, उनके पास सर्टिफिकेट अपना होगा, वो कर जाकर या उनके घर पर आएंगे वो करवा लेंगे। लेकिन वो लोग कैसे करवाएंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा? और आप भी जानते हैं कि एक कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाइए, जाति सर्टिफिकेट भी बनवाइए, बनवाने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, अगर वो भी कमीशन देने के बाद। बिहार में यह हाल हो चुका है। आप किसी से भी जाकर पूछिए कि आखिर में जाति सर्टिफिकेट यहाँ पर कितने दिन में बनेगा, तो 2 महीने के पहले भी नहीं, और कहेंगे वो भी अलग अलग लेवल पे आपको घूस देना पड़ेगा, फिर जाति सर्टिफिकेट बनता है। फिर आप कह रहे हो अपील की भी सिस्टम है, आप करें 3 बार, एक पर्सन 3 बार अपील कर सकता है। वो पर्सन इसी हम्म 2 महीने में अपना सर्टिफिकेट बनवाएगा जिसके पास नहीं है, बाढ़ से भी बचेगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो अपील करने भी जाएगा। अरे ह्यूमन की लाइफ को इतना सर्कस क्यों बना रखे हैं आप लोग? ह्यूमन की लाइफ है, जीने दीजिए। आप सर्कस बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट बनाओ, यहाँ वेरिफिकेशन करवाओ, वहां वहां अपील करवाओ, बस 2 महीने का टाइम दे दिया, अपने हिसाब से फरमान जारी कर दिया। क्या किसी अपोजिशन की पार्टियों से पूछा गया था कि क्या कोई भी इस मामले को लेकर कोई भी बैठक हुई थी? कोई बैठक नहीं हुई। एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी कर दिया, आया होगा बीजेपी ऑफिस से, और उसको लागू कर दिया। क्या इस देश में इतनी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं, और जहां पर इलेक्शन होने वाला है वहां की विपक्ष की पार्टियों को पक्ष की पार्टियों से आपसे सलाह मशवरा करना चाहिए। क्योंकि आप स्टेट की मशीनरी का उपयोग करोगे, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है, वो बस जाते हैं एक टीम और वहां के पूरा सिस्टम का उपयोग करके वो काम कराते हैं। तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष और पक्ष दोनों की पार्टियों को आप उनसे बात करिए, राय मशवरा लीजिए, और फिर इम्प्लीमेंट करिए, फरमान मत जारी करिए। जी जी, कंचना जी, मैं एक और विषय पे आपकी राय जानना चाह रहा था। आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में क्योंकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 22वें संविधान संशोधन के बाद
इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था, इसीलिए इन दोनों ही शब्दों की कोई जगह नहीं है भारत के संविधान के अंदर। यही सवाल एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू देते हुए चिराग पासवान के सामने भी आया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मूल प्रति में नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों को नहीं डाला था, इसीलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए, जबकि वे खुद ही समाजवाद की भूमि बिहार से आते हैं। इस देखिए पूरी समस्या यही है ना कि खुद क्लेम करते हैं रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद क्लेम करते हैं अपने आप को अंबेडकर जी के वंशज बताएंगे, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि जब 1948 और 50 के बीच में संविधान सभा की डिबेट उस दौरान में जब चल रही थी, तो ये दो शब्द सेकुलर और सोशल जस्टिस, दो शब्दों को कहाँ डाला जाए संविधान के बीच में, क्योंकि पूरा नेचर संविधान का था, सेकुलर और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल हर जगह थे। तो उसमें कुछ जगह डिसएग्रीमेंट हुए, कुछ जगह एग्रीमेंट हुए, किसी ने कहा प्रियम्बल में डाले, किसी ने कहा नहीं। जब बाबा साहब ने कहा कि इसको क्या करते हैं कि फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, सेकुलर और सोशल जस्टिस, बहुत लोग एग्री थे कि उसको प्रियम्बल में डाला जाए। बाबा साहब ने कहा इसको छोड़ देते हैं, भविष्य में हमारा कंट्री जो है, हम तो सेकुलर और सोशल जस्टिस की तरफ ही संविधान बनाए कि उधर ही जाएगा, लेकिन भविष्य में जिस डायरेक्शन में जाता है और आगे भविष्य वाली सरकारें तय करेंगी कि सेकुलर और सोशल जस्टिस टर्म प्रियम्बल में ऐड होगा या नहीं होगा। इस कन्वर्सेशन पे वो टर्म दोनों छोड़ दिए गए थे। फिर 1960 और 70 के बीच में लोहिया जी हो गए, इवन 50 के बाद भी लोहिया जी हो गए, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, इन लोगों की लगातार मांग थी कि सेकुलर और सोशल जस्टिस टर्म जो है वो प्रियम्बल में डाला जाए। लगातार मांग थी कि सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म डाला जाए। फिर 1975 में इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी के दौरान आपको भी मालूम है, जनता दल और सोशलिस्ट लीडर सारे इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस उस प्रदर्शन के दौरान जब सोशलिस्ट लीडर उभर के बाहर आए पूरी तरह से, तो सोशलिस्ट लीडरों की जो मांग थी, जो पिछले 1950 से 70 के बीच में चल रही थी, उन लीडरों की मांग को पूर्ति करते हुए इंदिरा जी को लगा कि इनकी लंबे समय से मांग है, और वो उस समय प्रदर्शन भी चल रहा था, तो उन्होंने इंसर्ट कर दिया उसमें, प्रियम्बल में उसको डलवा दिया अमेंडमेंट करवा के। तो ये ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है उसी समय इंदिरा जी ने डाल दिया, नहीं, उन्होंने देखा कि सोशलिस्ट लीडर इस समय बहुत मजबूत हो चुके हैं, एक लंबे अरसे से उनकी यह मांग है कि सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म प्रियम्बल में डाला जाए। फिर उन्होंने वहां पर अमेंड करके डलवा दिया ताकि इन लोगों की मांग पूरी हो जाए, जो विद्रोह हुआ था। इस तरीके से सरकारें काम करती हैं। तो क्योंकि हम इसके खिलाफ नहीं गए, क्योंकि हमारी डिमांड थी, हमें सोशलिस्ट और सेकुलर हमारी डिमांड थी, तो हम वो किस तरह से अमेंड करके डाला गया, हम उसके प्रिंसिपल पे नहीं गए। जहां तक बात आती है 1975 में ये ऐड हुआ था, 76 में ऐड हुआ था, 1973 में ही, क्योंकि कई सारे जो है कि केसेस हुए थे, हिंदू और मुसलमान और सिख इस तरीके से रिलीजियस बेस माइनॉरिटी, कई सारे केसेस आ रहे थे। तो उस पे केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने साफ साफ बोला था, बाद में बोमई केस में भी बोला था कि जो संविधान है हमारा वो सोशलिस्ट और सेकुलर इन नेचर है, और ये बेसिक फंडामेंटल है, ये संविधान का फंडामेंटल है सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म। तो पहले ही 1973 में ही कोर्ट ने कह दिया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर संविधान का जो बेसिक जो है वो नेचर है, तो इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि हम लोग भी सोशलिस्ट लीडर भी चाहते थे कि ये संविधान में रहे। और अब आइए इनको क्या प्रॉब्लम है, अब इनको प्रॉब्लम सेकुलर टर्म से है, सोशल जस्टिस टर्म से है। और चिराग पासवान जी आज पूरी तरह से आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। वो अपने फादर की लिगेसी भले लिए हुए हैं, उसकी बागडोर संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। और दूसरा कि आरएसएस को पूरी तरह से अपना चुके हैं ये, और बाबा साहब के विचारों से इनको कोई मतलब नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा साहब खुद चाहते थे कि हमारा देश सेकुलर हो, हमारे देश में सोशल जस्टिस हो, हमारे देश में इक्वलिटी हो। जब ये सब चाहते थे और बेसिक नेचर है हमारे संविधान की, तो आपको इन टर्म्स से क्या प्रॉब्लम है? तो चिराग पासवान जी को सेल्फ इवेलुएट करना चाहिए कि रामविलास पासवान जी की लिगेसी को वो धक्का दे रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। जी तो देखिए दर्शकों, ये पूरी कहानी फिलहाल तो बिहार में लंबी चलने वाली है, क्योंकि सर्टिफिकेट दिखाना, बनाना और ये पूरी प्रक्रिया वो भी 1 महीने में पूरी कर देना असंभव सा अभी तो दिखाई दे रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये भी सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। पर आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।
देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद।